डियर स्टूडेंट, मैं वीर मिश्रा आप सबका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन में आपका तहे दिल स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमको आशा है कि आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक ठाक होंगे और मन लगा कर के आने वाले दिनों में परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है संधि। आज हम संधि और उसको किस प्रकार से पहचाना जाए, उसकी पहचान के बारे में हम गहन रूप से अध्ययन करेंगे। आज संधि के प्रकार, संधि क्या है और संधि को किस प्रकार से पहचानना है, उसकी क्या ट्रिक है। विद्यार्थियों, आज हम सभी संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हम आप सबसे कह रहे हैं आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। विद्यार्थियों, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो कम से कम पढ़ने से पहले एक बार लाइक तो कर दो। और विद्यार्थी, आज आप सभी लोग रफ और पेन लेकर ज़रूर बैठना। फिर से कह रहा हूँ, आज आप सभी लोग रफ और पेन लेकर ज़रूर बैठना। तो विद्यार्थी, अब हम बिना देर किए शुरू करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। बच्चों, आप सभी किताब में देख रहे हो, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपका काम है सिर्फ किताब में देखना, बस सिर्फ किताब आपका एक जरिया है, बाकी आप हमारी बातों को सुनना। विद्यार्थियों, संधि का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ देना। तो जब लेकिन एक ही अंतर जानना कि संधि में हमेशा वर्ण ही मिलते हैं, शब्द नहीं मिलते। समास में शब्द मिलते हैं लेकिन संधि में अक्सर, इसकी परिभाषा सुन लो क्या होता है संधि का। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि में प्यारे बच्चों, वर्णों का मेल होता है, शब्दों का मेल नहीं होता। जैसे अगर हम कह दें देवालय, देखो देवालय में देव प्लस आलय हुआ, इसमें जो है दो वर्ण मिल रहे हैं, यानी कि अ मिल रहे हैं और ए भी आ रहा है ना। तो देव प्लस आलय तो देवालय हो जा रहा है। तो इस प्रकार इसमें वर्ण मिलते हैं। वर्ण मतलब अक्षर होते हैं, चाहे वह स्वर हो चाहे वह व्यंजन हो। तो संधि, इसको हमेशा जान लीजिए कि संधि में अक्सर वर्णों का मेल होता है, अर्थात वर्ण के मेल को ही संधि कहते हैं। तो विद्यार्थियों, में आशा आप समझ गए होंगे। संधि जो है तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम पहले पढ़ेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। देखिए, मैं आपसे बोलूँगा आप किताब देखते रहना, लेकिन हमारी बात को ज़रूर सुनना और लिखते हुए ज़रूर चलना, क्योंकि मैं किताब से आज हट के पढ़ा रहा हूँ और आप हमारी बात को ध्यान से सुनना। देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? जहाँ पर सिर्फ दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन हो तो वहीं पर स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि मतलब क्या बताया मैं? जहाँ पे दो स्वर का मेल हो, इसका नाम ही स्वर है। जैसे छोटा से बड़ा मिल जावे या छोटा से बड़ी ई मिल जावे, है ना। तो ऐसे यहाँ पे सिर्फ स्वर से स्वर ही मिलेगा, तभी इसको बोलते हैं स्वर संधि। अब हम इस संधि के कुछ भाग को पढ़ेंगे। जैसे विद्यार्थी, बहुत ध्यान से आप समझना, मुझे आपसे निवेदन है। जैसे पहला है दीर्घ संधि। आप किताब देखिए बस, लेकिन आप मेरी बातों को सुनिए। मैं किताब आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ लेकिन पढ़ा पे मन से रहा हूँ। जैसे पहला है दीर्घ संधि। आप दीर्घ संधि कैसे पहचानोगे? ये मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। आप दीर्घ संधि कैसे पहचानोगे? जैसे अब इसका नाम है दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा, बहुत बड़ा, है ना। तो बात समझ लीजिए कि जहाँ या जिस शब्द में बड़ी मात्रा लगी हो, जिस शब्द में बड़ी मात्रा लगी हो वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। अब बड़ी मात्रा कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखना। जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, बड़ा ई हो गया और री हो गया। तो जहाँ पे ये चार शब्द आपको मिले, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, अब आप देखिए कि आ से लेके अ तक ये तीनों जो है क्या है, बड़े आते हैं। तो जहाँ पर ये तीन आपको मिल जावे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, ये जान लीजिए आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे लिखा है साक्षर। अब देखो साक्षर में सा में बड़ा आ रहा है, विद्यालय में बड़ा आ रहा है ना। रविंद्र में बड़ी ई आ रही है, वधूत्सव में बड़ा ऊ आ रहा है ना। तो इस प्रकार से जहाँ पर बड़ी मात्रा लगी हो उसे कहते हैं दीर्घ संधि। फिर सुन लीजिए, जहाँ पर बड़ी मात्रा लगी हो उसे कहते हैं दीर्घ संधि। बड़ी मात्रा किसकी होनी चाहिए? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री। अब हम अगला पढ़ेंगे कि गुण संधि किसे कहते हैं। आप ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। ये आ ई
यू ये सब मत पढ़ना वरना भूल जाते हो। गुण संधि किसे कहते हैं? गुण संधि उसे कहते हैं जहाँ पर सिर्फ एक मात्रा लगी हो। मतलब कि जहाँ पर सिर्फ एक मात्रा लगी हो। एक मतलब कि आप कोई शब्द लिखिए, उसके ऊपर लाइन खींचिए, उसके ऊपर सिर्फ एक ही मात्रा लगी हो। जैसे हम आपको बता रहे हैं नरेशा। अब आप देखिए कि नरेशा में जो है रा के ऊपर एक ही मात्रा लगा है ना, बाकी और किसी शब्द में लाइन के ऊपर मात्रा नहीं लगा है। तो जिस शब्द में सिर्फ एक ही मात्रा लगी हो वहाँ होते हैं गुण संधि। जैसे नरेश, तथेति, महेश, देवेश, है ना। और सुनिए इसके अलावा और बड़ी और एक मात्रा किस पे लगता है? ओ में। जैसे महोदय, महोत्सव, है ना। तो जहाँ पर एक ही मात्रा लगी हो, ठीक है। अब एक मात्रा आ से लेकर आ तक दो ही मात्रा हैं बच्चों। एक किस में आता है? ए में। और दूसरा किस में आता है? ओ में। आप शब्द लिखते हो, हिंदी पढ़ते हो, आप एक मात्रा वाला शब्द लिखो तो भी लाइन के ऊपर एक ही जाएगा। आप ओ की मात्रा लिखो तो भी लाइन के ऊपर एक ही जाएगा। इसे जहाँ पर सिर्फ जिस शब्द में एक ही मात्रा लगी हो वहाँ पर होता है गुण संधि। इसको आप हमेशा जानते रहना। और सुनिए, अगला है आपका वृद्धि संधि। ध्यान सुनना, ये गुण संधि और वृद्धि संधि बड़े ही मजेदार और रोचक हैं। गुण संधि में बताया जहाँ पर एक मात्रा लगी हो, लेकिन वृद्धि संधि में क्या होगा? जहाँ पर दो मात्रा लगी हो। समझ गए? जहाँ पर दो मात्रा लगी हो वहाँ पर आते हैं कौन सी संधि? वृद्धि संधि। जैसे सदैव आया ना, देखो दो मात्रा लगा है ना। मतैक्य, है ना। औषधि, गंगोघ, है ना। महोध। अब देखिए दो मात्रा अंश अस लेके आह तक दो ही में आते हैं। एक आते हैं आपका ऐ की मात्रा और एक आता है आपका औ की मात्रा, है ना। तो जहाँ पर दो मात्रा लगी हो वह आपका तुरंत हो जाएगा वृद्धि संधि, और जहाँ पर एक मात्रा लगी हो वहाँ पर होगा आपका गुण संधि। तो प्यारे बच्चों, पहचानने का इतना अच्छा ट्रिक आप कोई बता नहीं पाएगा। इसलिए आप फिर समझिए कि वृद्धि संधि मतलब जहाँ पर दो मात्रा लगी हो, और गुण संधि मतलब जहाँ पर एक मात्रा लगी हो। ठीक है। अब हम अगला पढ़ेंगे यण संधि किसे कहते हैं। ध्यान सुनते रहिएगा। यण संधि मतलब होता है जहाँ पर य व र, फिर सुनना, य व र के पहले आधा शब्द आवे, आधे अक्षर का कोई शब्द आवे तो वहाँ पर होता है यण संधि। जैसे स्वागत हो गया, अब देखिए वाक पहले आ गया ना आधा सा। इत्यादि हो गया, मध्वरि हो गया, अत्याचार हो गया, स्वागतम हो गया, पित्राज्ञा। देखिए पित्राज्ञा इसमें त्रा भी आते हैं, ठीक है। तो जिसको इसको अर बोलते हैं, अर। तो कुल मिलाकर के एक दो अपवाद रहते हैं, लेकिन आप इतना जानना कि यह संधि किसे कहते हैं? जहाँ पर य व र के पहले आधा शब्द आवे वहीं पर होते हैं यण संधि। ठीक है। अब बच्चों हम आपको आगे पढ़ाते हैं। अगला है अयादि संधि। अयादि संधि ध्यान सुनना, अयादि संधि बहुत ही ध्यान सुनना। अयादि संधि उसे कहते हैं जहाँ पर या जिस शब्द में, ध्यान सुनिएगा, जिस शब्द में ए ऐ ओ औ, फिर से बोल रहा हूँ, ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं होती। नहीं पर ध्यान देना। जिस शब्द में ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं होती तो वहाँ पर क्या होते हैं? अयादि संधि होते हैं। और इसका पहचान है अयादि संधि का, वह पहचान यह है कि अयादि संधि सिर्फ तीन अक्षर के होते हैं। बहुत आपको चार अक्षर मिलेंगे लेकिन बहुत सारे आपको इसमें तीन ही शब्द मिलेंगे। अयादि संधि का पहला ये पहचान है कि यह तीन शब्द के तीन अक्षर के होंगे। और ए ऐ ओ औ की मात्रा बिल्कुल नहीं हो, क्यों? क्योंकि अगर मात्रा हो जाएगा ए ऐ ओ औ की तब तो ये दोस्तों पहुंच जाए किसमें? गुण और दीर्घ में वृद्धि में पहुंच जाएगा, है ना। तो अयाद संधि का तीसरा पहचानने का ट्रिक क्या है? इस शब्द को जब पढ़ोगे इसमें अय लिखा है ना, ये अय आव अव आय हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण समझिए, लिखा है नायक, नाय आय आ रहा है ना, बिल्कुल। पावक, पावक में क्या आ रहा है? पाव यानी आव आ रहा है ना। अगला पवन, पवन मतलब इसमें अव आ रहे हैं, है ना। और आपका है नमन, नमन आ रहा है, इसमें भी अन आ रहे हैं। फिर उसके बाद नयन है, इसमें तुम्हारा अय आ रहे हैं, है ना।
तो जहाँ पर कौन कौन शब्द है? अय, अव, आय, आव। आयात संधि के 3 पहचानने के ट्रिक मैंने बताया। पहला, वो सिर्फ 3 शब्द के होते हैं, 3 अक्षर के होते हैं। दूसरा, ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं होती। और तीसरा, इसमें आपको क्या मिलेंगे? अय, आव, अव, आय। तो ये 4 प्रकार के आपको शब्द मिलेंगे। अगला विद्यार्थी पूर्व रूप संधि किसे कहते हैं कि पूर्व रूप संधि में आपको पहचान सबसे सरल संधि तो हमको पूर्व रूप लगता है। क्यों? क्योंकि इस संधि में जो है सिर्फ क्या होते हैं, जो आकार का जो चिन्ह होता है वही लगा दिया जाता है। जैसे हम लोग अ पढ़ते हैं, है ना, इसमें अ का लोप हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो जो ओम लिखते हो, है ना, तो आकार इसको बोलते हैं, आकार का चिन्ह है, लिखा भी है ना कि आय, तो जो है अ का लोप हो जाता है और लोप के सूर्य शब्द में अ का चिन्ह यस की तरह जो लगता है उसी आकार बोलते हैं। तो जिस भी शब्द में ऐसा चिन्ह लगा रहे, जिस लिखा है ना, हरेव लिखा है, विष्णु अव लिखा है, विद्यालय अस्मिन लिखा है ना, विसंति तमे तमे अब्दे लिखा है ना, तो यह जो क्या होगा, जिसमें आकार शब्द आवे, जिसमें तुमको यस वाला शब्द मिल जावे, तो आप समझ जाना है क्या है, पूर्व रूप है। ठीक है, अगला आपका है पर रूप। देखो, जब पर रूप होता है उसमें क्या होता है कि उपसर्ग के बाद ए या ओ से कोई चीज प्रारंभ होगा। जैसे प्रेजते हो गया और उपोषित हो गया। तो पर रूप आपको उतना जरूरी है नहीं, लेकिन पूर्व रूप आप जरूर जानते रहना, क्योंकि इसमें आकार शब्द आएगा जो यश के बना लिखा जाएगा। अब बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। आप किताब देखते रहना, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान सुनना, किताब बस आपको दिखावा है। देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जहाँ व्यंजन के बाद, ध्यान सुनना, जहाँ व्यंजन के बाद स्वर या कोई व्यंजन आ जावे, उसके कारण जो बदलाव हो वही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी मैं आप एक शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, वो है संक्षेप, है ना। देखिए, हम क्या पढ़ते हैं, सन सन पढ़ते हैं ना, संक्षेप पढ़ते हैं ना। लेकिन अगर उसको अलग कर देंगे तो क्या होगा पता है, ना का पूरा म लिखा जाता है, तो सम प्लस शेप हो जाएगा। तो क्या होगा, वो समक्षेप हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही व्यंजन संधि में आपको बता दिया, व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि, है ना। तो इसमें लिखा है ना कि जिन दो वर्णों में संधि की जा रही है, उसमें पहला अक्षर क्या होता है, व्यंजन होता है, दूसरा स्वर हो या दोनों व्यंजन हो, है ना, तो उसे हल संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है ना। और दूसरा व्यंजन संधि का दूसरा नियम मैं बता रहा हूँ, आप कॉपी में लिखिए, आप लिखिए, यदि आधा यदि आधा न हो, द हो, च, ज, ये इतने शब्द मिले, कौन कौन शब्द, फिर सुनना, आधा ना हो, दा हो, चा हो, जा हो, ये सभी आधे आपको मिले, तो ये बदल जाता है पूरा ता में, ता से तरबूज, तो ता में बदल जाता है। जैसे मैं इसका उन्नति, अब आप देखना कि उन्नति में जो आधा ना आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो उन्नति का क्या, मैं क्या बताया कि जहाँ पे ये 4 आधे शब्द आपको मिले, आधा ना, द, च और जा, तो ये आपको किस में बदल जाएंगे, त में, पूरा त बदल जाएगा। जैसे उन्नति, है ना, अब उन्नति का सन्निविच्छेद क्या होगा, उत धन्नति होगा, क्या होगा, उत, ता में लगेगा हलंत, तो उत प्लस नति होगा, ठीक, उन्नति हो गया। और उद्भव, अब देखिए उद्भव, तो उद्भव का जो सन्निविच्छेद होगा क्या होगा, उत धन भाव होगा, उत दा नहीं रहेगा, उत धन भाव हो गया। और जैसे आप पढ़ते हो सज्जन, देखो सज्जन में क्या है, आधा जा है ना, मैं क्या होता है, आधा जा हो, आधा चा हो, आधा ना हो, आधा दा हो, तो वहाँ पर त पूरा लग जाता है। ये सज्जन क्या होगा, सत धन होगा, क्या होगा, सत धन जन। ये सभी किस में आ जाएंगे, तुम्हारे व्यंजन सन में आ रहे हैं। उज्जवल हो गया, क्या उज्जवल क्या होगा, उत धन वल होगा, वल, ज्वल नहीं, वल, उत धन वल होगा। उच्चारण में क्या होगा, उत धन चारण होगा। तो इस प्रकार से फिर सुन लो, जहाँ पर आधा ना आवे, दा आवे, चा आवे, जा आवे, वहाँ पर पूरा शब्द क्या बदल जाएगा, पूरा तम बदल जाएगा। और अगला नियम है, अगर मान लो कहीं पर आधा गा आ रहा है, या मान लीजिए गा ही आ रहा है, तो वो किस में बदल जाता है, का से कबूतर में बदल जाता है। जैसे हम आपसे कहें दिगंबर, दिगंबर से मिश्रित क्या होगा, दिग्धम अंबर होगा, क्या होगा, दिग्धन अंबर होगा। जिसमें गा आता है व्यंजन संधि में, उसमें जो बदल जाता है वो हो जाता है का में, तो क्या होगा, दिग्धन अंबर।
एक और है जैसे वागीश। अब वागीश का क्या होगा? वाक धन ईस। क्या होगा? वाक धन ईस में, अर्थात जो गा है वो किस में बदल जाएगा? का में बदल जाएगा। और आज का सबसे लास्ट है विसर्ग संधि। संधि के जो सबसे लास्ट प्रकार है वह है विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि में सबसे अच्छा पहचाने के लिए है, इसमें जो है विसर्ग जरूर लगा रहेगा। कि इसमें जो शब्द होंगे जब इसके शब्द को आप संधि विच्छेद करोगे तो उसमें विसर्ग पक्का लगेगा, 100% लगेगा। तो जब विसर्ग लगेगा तो तभी आप जान जाना क्या है, बिल्कुल विसर्ग संधि है। परिभाषा क्या लिखा है? जहाँ पर दो वर्ण के एकीकरण में जो पहला हो उसमें क्या लगा रहे? विसर्ग लगा हो। तो बात का चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इसमें विसर्ग का चिन्ह आप देख रहे हो, दो बिंदी, यह जरूर लगेगा। आप ध्यान सुनना। जैसे मैं आपको शब्द दे रहा हूँ निष्कपट। क्या दे रहा हूँ? निष्कपट। अब आप निष्कपट का आप विच्छेद करोगे तो क्या होगा? निधन, यानी कि छोटी नी के बाद क्या होगा? विसर्ग लग जाएगा, निधन कपट हो जाएगा। निष्फल क्या होगा? निधन फल होगा। अर्थात आप ये रूल लिखना, मैं जो बोलने चल रहा हूँ, जहां पर छोटी ई, छोटा ऊ, क, ब, प, फ, फिर सुनना, छोटी ई, छोटा ऊ, क, ब, प, फ, ये सब जहाँ पर आवे वो जो है खास से खटकोड़ में बदल जाता है, जिसमें आप क्या बोला? निष्कपट। अब आप देखिए कि निष्कपट में जो है आधा खा रहा है ना, आधा खा रहा है ना, हम क्या बताए? अब इसका सही विच्छेद कैसे होगा? निधन कपट हो जाएगा। दुष्कर का क्या होगा? दुष्कर का क्या होगा सनी विच्छेद? दुधन कर हो जाएगा, दुह। यानी इसमें आपको अलग करने पे भैया विसर्ग लग जाएगा। जैसे एक नियम और है, यदि त है, सा है, हो है, अगर त है, सा है, हो है, तब हमारा बदल जाता है पूरा, सा में बदल जाएगा। जैसे आप कहें नमस्ते। अब देखिए इसमें नमस्ते से विच्छेद क्या होगा? नमः धन ते होगा। इसमें जो आधा सा है वह खो जाएगा, ठीक है, नमः धन ते हो जाएगा। ठीक है, निस्तेज है तो क्या होगा? निधन तेज हो जाएगा। निसंतान है, क्या होगा इसका? निसंतान हो जाएगा। तो जैसे कि विशेष संधि में दो चार शब्द और हैं जो बिल्कुल आपको जानना पड़ेगा कि वो विशेष संधि हैं। जैसे कि तपोबल हो गया, मनोबल हो गया, निर्धन हो गया, चतुष्पद हो गया, आशीर्वाद हो गया, निर्बल हो गया, पुरोहित हो गया, मनोनीत हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये सभी आपका आ जाएंगे विसर्ग संधि में। तो बच्चों ज़्यादातर आपको विसर्ग संधि और व्यंजन संधि ज़्यादा नहीं पूछता। आपको सबसे ज़्यादा इसमें समझने की जो ज़रूरत होती है वह होती है सिर्फ स्वर संधि की। स्वर संधि में आपको बहुत अच्छे बता दिया कि जहाँ पर एक मात्रा लगा होगा वह आपका क्या होगा? वह आपका क्या होगा? वह आपका होगा गुण संधि। जहाँ दो मात्रा लगी होगी वहाँ होगी विधि संधि। जहाँ पर तीन अक्षर वाले शब्द हों जिसमें ए ऐ ओ औ की मात्रा न लगी हो, वहाँ होता है अया संधि। दीर्घ संधि उसे कहते हैं जहाँ पर सिर्फ बड़ी मात्रा लगी हो, है ना। तो ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको व्यंजन संधि में आपको बता ही दिया हूँ व्यंजन संधि में क्या होते हैं। वहाँ आपको ज़्यादातर जो है विसर्ग संधि विच्छेद करने पर वहाँ को ज़्यादातर व्यंजन ही आपको मिलेंगे। जिसमें आपको बताया था ना कि उज्ज्वल हो गया, सज्जन हो गया, दिगंबर हो गया, है ना। ये सब अक्सर व्यंजन संधि ही आते हैं। और लास्ट है विशेष संधि। विशेष संधि मतलब होता है आप जब इसका संधि विच्छेद करोगे तब यहाँ पर जो है विसर्ग का जो चिन्ह है वह जरूर लगेगा। बस और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बच्चे, हमें आशा है कि आप संधि को बहुत अच्छे तरीके से पहचानने के और उसकी परिभाषा को भी आपने ठीक ढंग से ठीक लिया है, समझ लिया है। तो बच्चों, हम आगे की वीडियो में समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़िए और जो भी आपको चीज़ हिंदी में न समझ में आता हो आप हमें कमेंट करिए और वह चीज़ हम आपको पढ़ा देंगे। चाहे वो इंटर के हों, चाहे वह हाई स्कूल को हों, चाहे वह अन्य कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, जो भी आपको नहीं आ रहा है आप हमसे पूछ सकते हो। कोई भी पार्ट भी हो सकता है, इंटर हाई स्कूल में कोई चैप्टर हो सकता है जो आपको नहीं आता हो, आप हमसे कमेंट करके आप हमसे पढ़ सकते हो, हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।